आपका स्वागत है दोस्तों। ये टेस्ट प्रैक्टिस है। इसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसका फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए और आगामी सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि धन विधेयक है को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक जो है इसको राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक में लोकसभा का अनन्य अधिकार होता है, लोकसभा का ही पूर्ण अधिकार होता है। और क्वेश्चन आता है कि सभी धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, क्योंकि वित्त विधेयक से ही धन विधेयक बनता है। और इसका परिचय जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करवाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ही बताते हैं कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है। ये लोकसभा के अध्यक्ष ही इसका निर्णय लेते हैं। तो धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक रोका जा सकता है। वही कंडीशन अगर आप राज्य के अंतर्गत आते हैं तो विधानसभा जो है धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष पारित करते हैं, लेकिन विधान परिषद जो है वो मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के बाद अगर वो कोई रिप्लाई नहीं देती है तो फिर भी वो अपने आप पारित हो जाती है। मतलब मान के चले तो नाम मात्र की भूमिका है धन विधेयक में लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद का। जो धन विधेयक है इसका संविधान में चर्चा जो किया गया है वो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक का चर्चा संविधान में अनुच्छेद 110 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो धन विधेयक से जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने करवा दिया आपको। धन विधेयक पारित करने से पहले ही राष्ट्रपति की उसमें अनुमति, उससे साइन करवा ली जाती है, अनुमति ले ली जाती है, तभी धन विधेयक पारित होता है। इसीलिए धन विधेयक में लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसका अनन्य अधिकार होता है। जैसे धन विधेयक में लोकसभा का अनन्य अधिकार होता है, ऐसे ही अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में, जिसका अनुच्छेद 312 के तहत गठन किया जाता है, राज्यसभा का अनन्य अधिकार होता है, एकाधिकार होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो देखिए कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी बन सकता है जब वह भारत राज्य के में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। मतलब या तो वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो 10 वर्षों तक, या फिर भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक कोई भी न्यायिक पद धारण किया हुआ हो, तब या न्यायाधीश हो या सिविल ये जो सेशन कोर्ट होता है इसका न्यायाधीश हो। न्यायाधीश होना चाहिए, 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में मान लिया जाए एडवोकेट है तो वो भी अपना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की हो। आयु का जो क्राइटेरिया है वो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा, मतलब वो कौन व्यक्ति जो है वो पात्र होगा चुनने जाने होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका, सेकेंड देखिए, कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हुआ हो, ये तो सही है, ये चलेगा। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये ऐसा नहीं है। न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम आयु की संविधान में कहीं कोई चर्चा नहीं है। मतलब मैक्सिमम है 65 साल। अब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का तो ऐसे 62 साल ही है, 62 साल तो मैक्सिमम है, लेकिन मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं। चलिए उच्च न्यायालय आया है तो उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। उच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 214 मतलब आर्टिकल 214 बोलता है कि भारत में मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा 214 आर्टिकल कहता है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें उच्च न्यायालय जो है वो 25 राज्यों में ही है। जो लेटेस्ट है वो आंध्र प्रदेश वाला में है, तो 25 राज्यों में ही उच्च न्यायालय का गठन किया गया है।
वही आर्टिकल 231 कहता है कि अगर संसद चाहे तो एक उच्च न्यायालय जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है, असम में है ऐसा, नागालैंड में है, मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सभी उच्च न्यायालय हैं जो एक ही उच्च न्यायालय है। जैसे महाराष्ट्र जो है वो गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव का ये महाराष्ट्र में ही है। वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के लिए एक ही है। तो ऐसा 231 के तहत प्रावधान किया गया था। वही केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की बात की जाए तो केवल न्यू दिल्ली में ही एक उच्च न्यायालय है केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेशों में नई दिल्ली में ही केवल हाई कोर्ट है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये आर्टिकल 217 के तहत इनकी नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। और ये जो है राज्यपाल के समक्ष अपना शपथ लेते हैं, राज्यपाल के समक्ष। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो देखिए, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन ये दोनों जो है 2 माह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। वही अगर आप राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो इसके लिए 1 माह का समय दिया जाता है। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है और भाग 18 में जो आपका आपात है वो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपात है और आपका उसके बाद जो आपातकाल है, एक सेकेंड, और एक वित्तीय आपात है जिसमें राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 और वही वित्तीय आपात जो है आपको आर्टिकल 360 के अंतर्गत मिलता है अनुच्छेद में। वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार अभी तक लागू किया गया है। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा जो है 1975 में लागू किया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने ये राष्ट्रपति शासन जो लगाया था वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे। उसी समय कहा जाता था कि वो संविधान का हत्या था और उसके बाद उनकी सरकार गिर भी गई थी, जनता पार्टी का सरकार आ गया। तो ये चीजें हुई थी। तो राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लागू हुआ, 62, 71 और 75 में। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगर वित्तीय आपात लागू की जाती है, अभी तक तो लागू एक भी बार नहीं हुई है, लेकिन अगर लागू की जाती है तो इसके अंतर्गत जानते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संघ तथा राज्य के अधिकारी के वेतन में कमी किया जा सकता है। मतलब किसी के भी कमी वेतन में किया जा सकता है अगर वित्तीय आपात लागू होता है तो। राष्ट्रपति जो है आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कि आप किसी की भी वेतन भत्ता जो भी है उसको कम कर सकते हैं। कोई भी विधेयक हो, कोई भी सांसद हो, सबके वेतन में कमी की जा सकती है अगर वित्तीय आपात लागू होता है तो। लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। तो समझ गए हम राष्ट्रीय आपात के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। देखिए, असहयोग आंदोलन तो मैंने पढ़ा भी दिया है। मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है भारत में और महात्मा गांधी जी का ये पहला जन आंदोलन था। सबसे पहले महात्मा गांधी जो है पहला अपना सत्याग्रह 1917 में शुरू करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, जो नील खेती करने वाले उनके पक्ष से था। लेकिन वही प्रथम जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन ही था।
ये 1 अगस्त 1922 को 20 को स्टार्ट होता है और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड होता है और 12 फरवरी 1922 को ये महात्मा गांधी खत्म कर देते हैं। असहयोग, इसके नाम से ही पता चलता था कि ये इसलिए इसका नाम रखा गया था क्योंकि गांधी जी का आह्वान था कि जितने भी सरकारी चीजें हैं उनको त्याग किया जाए, मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाए, इसीलिए इसका नाम असहयोग रखा गया था। तो इसमें सरकारी पदों का त्याग किया गया था, विदेशी माल जो था उसका बहिष्कार किया गया था, यहाँ तक कि विदेशी कपड़े जो है उनको जलाया गया था। तो इस पे ही रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे कि विदेशी कपड़ों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये भी सही है। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, देखिए असल में ये चीज़ें नहीं हुई थी। अगर मान लिया जैसे सारा उस टाइम अधिकतर सरकारी वाहन थी, ट्रेन था, तो आप नहीं कीजिएगा तो कहाँ से सफ़र किससे कीजिएगा, तो वो तो जरूरी है ना, तो उसका त्याग नहीं किए थे, नहीं तो लगभग 80% चीज़ों का त्याग वो कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को शुरू होती है और ये 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। 6 अप्रैल 1930 को साबरमती वहाँ वो लोग पहुँचते हैं, नमक बनाते हैं और वहाँ उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी करते हैं 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च जो है उसमें 322 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी 79 समर्थकों के साथ में। 79 समर्थक थे और 322 किलोमीटर की टोटल दूरी वो तय किया गया था उसमें, और लगभग 24 दिन का समय लग गया था। दांडी मार्च में 24 दिन का टोटल समय लगा था इस यात्रा को पूरा करने में, और यह पूर्णतः पैदल यात्रा था, यह भी याद रखिएगा। साबरमती से यह यात्रा स्टार्ट हुआ था और दांडी जाकर के ये यात्रा खत्म हुआ, और इसी यात्रा को सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो गांधी जी के इस यात्रा को की तुलना जो है वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक यात्रा की तुलना से किए थे। मतलब जो नेपोलियन एल्बा से लेकर पेरिस तक यात्रा किया था उसका ही तुलना गांधी जी का ये दांडी मार्च से ये तुलना किए थे। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का काल अनुक्रम सही नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? देखिए चौरा चौरी कांड, तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में, इसमें थाना को जला दिया गया था, और ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया था, क्योंकि गांधी जी व्यथित हो गए थे। गांधी जी का कहना था कि हम पूर्णतः अहिंसा, मतलब अहिंसा वाला आंदोलन चलाएंगे, इसमें कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन है। लेकिन हिंसा हुआ तो गांधी जी इससे व्यथित हो गए और वापस ले लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ क्या कि भारत में अभी तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, लंदन में हुआ था, मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, और तीसरा जो हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से अगर कोई भाग लिया था तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जबकि कांग्रेस जो थी वो एकमात्र सम्मेलन जो था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, जो 1931 को 7 सितंबर को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू होता है, और फिर जो है इरविन इनसे बोलता है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कीजिए और चलिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, आप वहाँ पे जो बोलिएगा आपकी बातों को माना जाएगा। इसीलिए वो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिए। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे हम दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं, और उसी समझौता के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस भाग लेती है। तो पूछता है किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ली थी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये 7 सितंबर 1931 को हुई थी। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुई थी, ये भी पूर्णतः सही है। 16 देखिए वहां से आने के बाद जब वहां से लौटे गांधी जी
तो वहाँ से वो खाली हाथ आए, क्योंकि वहाँ पे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे जात वाला बात ला दिए थे। देखिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, तो उस समय ऐसे ही हिंदू मुस्लिम दो भागों में बट गए थे। अब का अंग्रेजों का नीति था कि अब हिंदू को भी अब छोट जाति, निम्न जाति और उच्च जातियों में बांट दिया जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि उच्च जाति, जितने भी निम्न जाति हैं, दलित हैं, उनको मान सम्मान समाज में दिलाया जाए। उनका भी कहना सही था, क्योंकि उस समय तक निम्न जातियों की स्थिति जो थी वो खराब थी। उसी को लेकर के जो था वो रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था 16 अगस्त 1932 को। और ये जैसे ही आता है गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और उस समय गांधी जी जेल में थे। और गांधी जी ये आया था, जो सांप्रदायिक पंचायत आया था वो इसीलिए आया था कि निम्न जातियों को भी अब संविधान में भाग दिया जाए, मतलब वो भी ले सकते हैं, उनको भी अपना चुनने का अधिकार होगा, जैसे मुस्लिमों का दिया गया था। और जैसे ही ये चीज़ें लागू होती है तो गांधी जी समझ जाते हैं कि अब ये हम हिंदुओं को भी अब ये बांटना चाहते हैं अंग्रेज, और ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। फिर गांधी जी से भीमराव अंबेडकर जा कर के वही जेल में मिले, और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। और ये पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर तेज बहादुर सप्रू किए थे, और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट में फिर दलितों को भी सीट निर्धारित किया जाता है, उसमें किया गया था। तो ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को प्रस्तावित हुआ था वर्धा में, महाराष्ट्र में, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, और 9 अगस्त को ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन 0 आवर का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये भी चीज, तो इसमें गलत क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन ये 23 मार्च को नहीं बल्कि 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 अगस्त को प्रस्तावित हुआ था, और 9 अगस्त 1942 को ये चीजें शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर, तो ये तो हो गया है वित्तीय आपात, ये हो गया है 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में पहली बार जो है वो लोकसभा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में लाया गया था। 1963 में पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, और इनके विरुद्ध ही ये पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। हालांकि ये पारित नहीं हो पाया था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध लाया गया था, जो पारित हो गया था। पहली बार अगर अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई पद छोड़ा था तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। लेकिन पहली बार जो आया था वो लोकसभा में वो 1963 में आया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, तो ये जो है लोकसभा के जो विपक्ष दल हैं वो लाते हैं, विपक्षी। मान लिया जाए मोदी सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार, एनडीए, तो मान लिया जाए ये जितने भी पार्टी हैं ये सब मिल जाए और ये मिल करके प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाते। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए 2/3 सदस्यों का उसमें समर्थन होना चाहिए। अगर ये पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव तो प्रधानमंत्री को फिर इस्तीफा देना पड़ सकता है, पड़ जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री का पद फिर खाली हो जाता है, फिर तुरंत चुनाव करवाना होता है, मतलब लोकसभा का विघटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के भाग 4 में इसकी व्याख्या की गई है। संविधान की भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है।
और संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद जो है वो 36 से लेकर के 51 तक 51 तक आपको नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेगा। नीति निर्देशक तत्व जो है इसे आप कोर्ट में लागू नहीं कर, मतलब अगर आपको नीति निर्देशक तत्व में जो अधिकार नहीं मिलते हैं इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। वहीं अगर आपकी मौलिक अधिकार की हनन होती है तो आप उसको लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वहीं जबकि मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो वो वाद योग्य हैं, उसमें आप संशोधन करवा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार द्वारा लागू की जाती है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो स्वतः लागू हो जाती है, स्वतः लागू हो जाती है। तो नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 37 है वो कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए, मतलब परिवर्तन की बात करता है, उसमें परिवर्तन की लागू करने की बात करता है वो आर्टिकल 37। वहीं आर्टिकल 38 जो है वो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात करता है। मतलब जो राज्य के लोग हैं उनको, उनके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करता है आर्टिकल 38। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय है और 3 प्रकार की न्याय देने की बात आर्टिकल 38 कहता है। वही आर्टिकल 39 में आते हैं तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात जो करता है वो आर्टिकल 39 कहता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 में व्याख्या किया गया है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व से में फेमस एक क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 44 कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है वो आर्टिकल 44 में चर्चा किया गया। वही आर्टिकल 40 आता है तो आर्टिकल 40 का जो संबंध है वो ग्राम पंचायतों का गठन का बात करता है। आर्टिकल 40 ये भी इम्पोर्टेंट है। वही एक आर्टिकल 50 है वो भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के विघटन की बात करता है, मतलब पृथकीकरण की बात करता है, विघटन नहीं, पृथकीकरण का बात करता है अलग का। और वहीं पे आपके आर्टिकल 51 आता है तो आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात करता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो केटी साहब बोले थे कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। मतलब यहाँ पे केटी साहब सरकार को बैंक मान लिए थे और बैंक जो है उसके अनुसार, सुविधा के अनुसार अगर सरकार चाहेगी तो ही ये लागू होगी, ऐसा केटी साहब बात बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन जो है वो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस किए थे। वही आज़ाद हिंद फौज की बात की जाए तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन रास बिहारी बोस, जो मोहन सिंह और रास बिहारी बोस किए थे। आज़ाद हिंद फौज में ही 3 ब्रिगेड बनाए गए थे। एक आपके सुभाष ब्रिगेड, गांधी और नेहरू ब्रिगेड, और तीसरा महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई रेजिमेंट ब्रिगेड। तो ये पूछता है कि लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो थी वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आज़ाद हिंद फौज से। किस गठन से? तो आज़ाद हिंद फौज के संबंधित है ये। और आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था वो इस पे दहाड़ते हुए शेर का प्रतीक था, दहाड़ते हुए शेर का, याद रखिएगा, ये भी चीज़ पूछ सकता है क्वेश्चन। और आज़ाद हिंद फौज के ही तहत ये सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 8 नवंबर 1943 को जापान जाते हैं और वहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जापान जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप देती है और सुभाष चंद्र बोस जो है इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख देते हैं। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, याद रखिएगा। अंडमान को शहीद और वही निकोबार को स्वराज, निकोबार को स्वराज। तो ये क्वेश्चन भी बीपीएस 67वीं बीपीएससी में पूछा था, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन है
वो 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से इसका उन्मूलन किए थे। होता क्या था कि ऐसा हिंदुओं में प्रचलन था कि अगर मान लिया जाए आपका हस्बैंड मर गया किसी कारणवश, तो फिर अब आपको भी मरना है, क्योंकि अगर आपका हस्बैंड ही जिंदा नहीं है तो फिर आपको भी जीने का अधिकार नहीं है। ये एक कुप्रथा था जो सही नहीं था, क्योंकि सबका भाई जीने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम सबको प्राप्त। तो इसके तहत क्या होता था कि औरतें जो हैं वो पति के अपने हस्बैंड के चिता पे जल करके मतलब मर जाती थी, उनका भी जीवन समाप्त हो जाता था। तो यही था सती प्रथा, और ये 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय, वही 1828 में आपको पता ही है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो बहाबी के विद्रोह को कुचलने के लिए लॉर्ड एल्गिन प्रथम बहाबी के विद्रोह को कुचले थे। देखिए जितना भी गवर्नर जनरल है ना भारत में, उन सबका शासनकाल ये सब याद रखिएगा और उनके शासनकाल में घटित घटना है। चलिए जो है ऑप्शन में उसको देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल का जो महत्वपूर्ण घटना है, इसका शासनकाल 1844 से 48 तक चलता है, और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और दूसरा नर बलि प्रथा पर इसने रोक लगाया था। नर बलि प्रथा, देखिए खोंड जनजाति थी उड़ीसा की, और इसमें एक प्रथा था कि ये मतलब मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अपनी देवी माँ को इंसान की बलि चढ़ाते थे। तो इस पर जो है रोक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम लगाए थे। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, तो इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो यही है, बहाबी के विद्रोह को इसने कुचल दिया था, और इसकी मृत्यु जो है हिमाचल प्रदेश में हो गई थी, धर्मशाला में। तो ये भी याद रखिएगा कि इसकी मृत्यु जो कहाँ हुई थी, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। सर जॉन लॉरेंस, तो सर जॉन लॉरेंस और ये सब तो आपके इसमें थे 1857 की क्रांति में, सॉरी वो हेनरी लॉरेंस था, हेनरी लॉरेंस, हम सर जॉन लॉरेंस को बोल दिए। चलिए सर जॉन लॉरेंस के बारे में समझते हैं। इसके समय की जो मतलब ये फेमस है, तो शानदार निष्क्रियता के नाम से इसको जाना जाता है। ये अफगानिस्तान के संबंध में इसने मतलब हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, मतलब कोई हस्तक्षेप ये इन्होंने नहीं किया था। तो शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, और इसके नाम से जाने जाते हैं सर जॉन लॉरेंस, याद रखिएगा। और इसके समय में इसका जो शासनकाल आता है वो 1864 से 69 तक इसका शासनकाल रहता है, 1864 से 69 तक सर जॉन लॉरेंस का। और इसके समय में भूटान जो है ब्रिटिश पर आक्रमण किया था सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल। वहीं लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है ये 1872 से लेकर के 76 तक इसका शासनकाल रहता है भारत में। और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है कि बंगाल में भयानक अकाल आया था, और इसका एक स्टेटमेंट है कि मेरा उद्देश्य जो है वो कर को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। तो इसका स्टेटमेंट था। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन जो हुआ था वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के ही शासनकाल में हुआ था, कुका आंदोलन। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो शुरू हुआ था वो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। और ये जो संघर्ष शुरू हुआ था वो कन्नौज को लेकर के शुरू हुआ था, कन्नौज को लेकर के। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, तो कन्नौज को लेकर के। कन्नौज जो था उस समय काफ़ी समृद्ध शहर हुआ करता था, और ये उत्तर भारत का शहर था। तो पूछता है कि उत्तर भारत के लड़ाई में कौन था दक्षिण भारत का वंश था जो भाग लिया था, तो राष्ट्रकूट। इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार वंश ने किया था, और इस त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता भी प्रतिहार वंश के ही शासक था। तो यह भी चीज काफी महत्वपूर्ण है। पाल वंश के शासक गोपाल, वही राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे
संस्थापक उदंती दुर्ग थे, जबकि प्रतिहार वंश के जो संस्थापक हैं आपके वो नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम। और ये राजपूत वंश था, प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम। और वही आपके पल्लव वंश है, तो पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वो सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों को किस सिर के मतलब किस दिशा में रखा जाता था? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें शव को उत्तर के दिशा में रखा जाता था, उत्तर के दिशा में। इसका जो आंसर हो जाएगा ये उत्तर दिशा में। सिंधु घाटी सभ्यता 1750 ईसा वर्ष से स्टार्ट होती है, 2500 ईसा पूर्व तक चलती है। सिंधु सभ्यता की जो खोज थी वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी किए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो, याद रखिएगा। अब हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वो आपका भारत में गुजरात में मिला है, जबकि अब अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपको धान्य कोठार मिला है, धान्य कोठार अनाज रखने के लिए, वो मोहनजोदाड़ो में मिला है, मोहनजोदाड़ो में। और ये सबसे बड़ा बिल्डिंग था सिंधु घाटी सभ्यता के, सबसे बड़ा बिल्डिंग था ये। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख जो आपके बंदरगाह नगर थे वो लोथल और सुरकोटदा थे, जबकि लोथल पूछता है, लोथल और सुरकोटदा ये दो जो थे वो बंदरगाह नगर थे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी समय के, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में अगर जूते हुए खेत और नक्काशीदारी ईंट का प्रयोग का बोले तो ये कालीबंगन से सर्वप्रथम मिला है, कालीबंगन से। जूता हुआ खेत या नक्काशीदार ईंट का प्रयोग कालीबंगन में किया गया है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा की मोहर था उसमें सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, एक सिंगोला पशु फेमस था सिंधु घाटी के समय। सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी में जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। वहीं जो आपके मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 483 ईसा पूर्व में होती है। 80 वर्ष की अवस्था में ये इनकी मृत्यु हो जाती है और 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं। फाइनली जाकर के 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध जो थे जैसे ही इनकी मृत्यु होती है 483 में, 4 संगीतियाँ होती हैं महत्वपूर्ण, जिसमें प्रथम संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगीर में। और इसका अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे और उस समय जो शासन था अजातशत्रु का था। वहीं द्वितीय संगीति की बात की जाए तो द्वितीय संगीति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी और उस समय जो अध्यक्ष थे सबकामी थे और कालाशोक जो थे शासनकाल था कालाशोक का। वही तृतीय जो है आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्तिस थे और जबकि ये शासनकाल जो था उस समय अशोक का था। वहीं जब चतुर्थ की बात किया जाए तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि ये शासन जो था कनिष्क का था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। वही क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का संबंध किस संप्रदाय से था? तो हीनयान से। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय से थे अशोक। वही महायान संप्रदाय जो था वो कनिष्क का था, कुषाण वंश के शासकों का था। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी जो थे
वो जैन धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं वो ऋषभ देव को माना जाता है। वही जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी जो थे इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और जैन धर्म में महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। वहीं निरंजना या फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए विटामिन B7, तो विटामिन B7 का जो काम है वो बालों को झड़ना, इससे मतलब इसके कमी से बाल झड़ते हैं। वहीं विटामिन B12 पर्णनाशी अरक्तता मतलब खून की कमी, विटामिन K रक्त के थाका जमने में, और विटामिन E बांझेपन उत्पन्न करता है। और विटामिन E को ब्यूटी क्रीम भी, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। वहीं विटामिन जो C है इसको स्कर्वी मतलब इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। अब विटामिन A की कमी से रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन A का नाम रेटिनॉल है, और ये आँखों की कमी में होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पूछता है कि कौन सा विटामिन हार्मोन है, तो यही याद रखिएगा विटामिन D हार्मोन है। विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो इसका आंसर जो है वो प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष। देखिए परमाणु विद्युत ग्रह गिरी और बताना है कहाँ कहाँ। तो नरौरा यूपी में सही है। कुंडनकुलम जो है ये आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में याद रखिएगा। काकरापारा गुजरात ये भी सही है, और तारापुर महाराष्ट्र ये भी सही है। बात परमाणु की आई है, तो परमाणु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भारत का परमाणु अनुसंधान है उसके फादर डॉक्टर होमी जे भाभा को माना जाता है, और इसका गठन जो है वो 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनके कार्यान्वयन में ही देखरेख में परमाणु ऊर्जा जो विभाग है उसका स्थापना 1954 में किया गया था। 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में होता है, और परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना 1954 में किया जाता है। तो ये भी किया गया है या किया गया था, ये भी याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका जो स्थापना किया गया था वो ट्राम्बे मुंबई में किया गया था। ट्राम्बे मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है वो ट्राम्बे मुंबई में किया गया था, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और ये कनाडा के सहयोग से किया गया था। पूछता है कि किस देश के सहयोग से किया गया था, तो कनाडा के सहयोग से। प्रथम जो भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था वो अपना 18 मई 1974 में हुआ था, और ये पोखरण में हुआ था। वही द्वितीय जो हुई थी वो 1998 में 24 साल बाद। तो परमाणु ऊर्जा से बस ये है, इसको याद रखिएगा। क्या आएगा ये सब याद रखिएगा। ककरापाड़ा गुजरात, क्या आएगा कर्नाटक, तो तारापुर महाराष्ट्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन कहाँ कहाँ पे है इसको याद करना जरूरी है। कुंडनकुलम तमिलनाडु, अपना रावत भाटा जो है राजस्थान में है, रावत भाटा राजस्थान, ये भी फेमस है। तो ये भी चीज़ जो भी है फेमस बन रहा है उसको याद कर लीजिएगा। और 30वीं समानांतर रेखा किन किन दो देशों के, तो आइए जितनी भी रेखाएं हैं लगभग फेमस उसको देख लेते हैं। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य अवस्थित है। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। वही हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। वहीं जब हम देखते हैं अपना मैगीनॉट रेखा, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनॉट रेखा। पहले रेड क्लिफ रेखा पूछता था, अब तो फेमस हो गया मैगीनॉट, सिसफ्राइड, तो इसको भी याद रखिएगा।
49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में, जो सबसे शांत समानांतर रेखा है, बॉर्डर लाइन है 49वीं। मैनर हिम रूस और फिनलैंड, मैनर हिम रूस और फिनलैंड के बीच में मैनर हिम। डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा अवस्थित है। पहले डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आता है डूरंड। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से, चलिए सेकंड, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो देखिए, अच्छा ईंधन का मतलब होता है कि वो ऊष्मा दे, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं, अगर जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो अच्छा ईंधन नहीं हो सकता, ये खराब ईंधन का लक्षण है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम नहीं ज़्यादा, हाँ मीडियम होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका जो है गुण नहीं है, ऑप्शन बी जो होगा ये सही होगा, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, सही है। पालक भी है, ये भी सही है। आम भी है, ये भी सही है। जंतु की यकृत और गुर्दे जो हैं ये विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, विटामिन डी के, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए विटामिन आया है तो चलिए विटामिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो विटामिन ए है उसको रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को, जितने भी महत्वपूर्ण विटामिन हैं उनको समझ लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और इससे रोग जो होता है वो रतौंधी होता है, रतौंधी। वही विटामिन B1 जो है उसको थायमिन कहा जाता है और इससे बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी लिख लीजिएगा। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है और इससे जो त्वचा फटता है, ये सब रोग विटामिन B2 से। विटामिन B3 जो है इसको नियासिन कहते हैं, नियासिन। देखिए जितना भी विटामिन बी है ना उसका नाम याद रखिएगा, विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 है, इसको पेंटेथोनिक कहते हैं, पेंटेथोनिक। और वही विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 को कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन। जबकि आपका विटामिन B7 जो है इसको बायोटीन कहा जाता है, विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B12 जो है, B12 ये फेमस है, इसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट, और इसे साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है विटामिन B12 को, ये भी याद रखिएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, वही विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई जो है इसको टेकोफेरॉल कहा जाता है। जबकि विटामिन के का नाम जो है वो फिलोक्यूनोन है, फिलोक्यूनोन। तो जितने भी विटामिन है मैंने क्लियर करवा दिया, इसको आप लिख लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है, विद्युत प्रवाह का एम्पियर, बल का जो होता है वो न्यूटन होता है, वही पावर का वाट होता है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में जो सबसे कम डेंसिटी जो होता है वो लिथियम का होता है, लिथियम का। बात धातु की आई है तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। धातु जो होता है वो, इसका लक्षण जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। धातु जो है समांतर चमकदार होता है, आघातवर्धनीय होता है और तन्य होता है। मतलब इसको पीट करके चादर बनाया जा सकता है, खींच करके तार बनाया जा सकता है धातु को, ये धातुओं का गुण है। ये चमकदार होता है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा धातु है जो चमकदार होता है? तो ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ये चमकदार होता है। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और धातुओं में चांदी जो है इसका सबसे, ये विद्युत का सबसे सुचालक होता है। वही आपकी शीशा जो है इसकी विद्युत चालकता सबसे कम होती है, उष्मीय और विद्युत चालकता दोनों सबसे कम होती है शीशा की। धातुओं की ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, वही जबकि अधातुओं की ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, अम्लीय। अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय, जबकि धातुओं की ऑक्साइड जो होती है वो क्षारीय होती है, क्षारीय। ये भी याद रखिएगा। धातु का अगर देखा जाए तो कौन सा धातु कितना पाया जाता है?
तो धातुओं में सबसे ज़्यादा जो है एल्युमिनियम पाया जाता है प्रॉपर्टी में, मतलब पृथ्वी प्रॉपर्टी में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा धातु में पाया जाता है 7%। उसके बाद फेरस जो पाया जाता है सेकेंड स्थान पे। तो पूछता है कि सबसे ज़्यादा धातु कौन सा है जो पृथ्वी पर पाया जाता है, तो एल्युमिनियम। और सेकेंड पे आपका लोहा आता है, आयरन आता है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान है। तो देखिए, मूल अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। मूल अधिकार का मूल अधिकार 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 मूल अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये क्वेश्चन 2446 वाला जो दरोगा का पोस्ट आया था उसमें मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो आंसर होगा ये उपयुक्त सभी होगा। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये मतलब विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मूल अधिकार में आते हैं तो आर्टिकल 32 है, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान का आत्मा का संज्ञा इसको दिए थे। आर्टिकल 32 के तहत आप 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपका कोई जो स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम अगर छीनता है तो आप उसके तहत कोर्ट में जा सकते हैं। वही आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं। तो ये मूल अधिकार के ही अंतर्गत आता है। मूल अधिकार जो है वाद योग है, इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, इसमें संशोधन करवा सकते हैं। मूल अधिकार जो है वो 6 प्रकार के हैं। पहले 7 प्रकार का था, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया और इसे अब कानूनी अधिकार के अंतर्गत ला दिया गया है। तो ये मूल अधिकार से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्य 4 वर्ष होता है। देखिए, राज्यसभा का सदस्य, संसद पहले समझते हैं। संसद 3 से मिलकर के बनता है। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद 79 आर्टिकल, लोकसभा राज्यसभा 80 आर्टिकल और लोकसभा 81 आर्टिकल में वर्णन है। वहीं राष्ट्रपति का बात करें तो 52 आर्टिकल में प्रेसिडेंट। राज्यसभा का जो सदस्य हैं, ये राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष पे, इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं और इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। ये कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो कोई नहीं। कभी भी भूल से 6 वर्ष मत मारिएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ये इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये अस्थाई सदन है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। देखिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु का होना आवश्यक है। वही लोकसभा के लिए 25 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो ये भी गलत है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है और इसके प्रति 1/3 जो है प्रति 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं, 1/4 नहीं। तो ये उपयुक्त सभी जो है गलत हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, चलैया समिति जो है वो कर सुधार के बारे में इसका गठन किया गया था और ये सर्वप्रथम 1991 में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो राजा जे चलैया थे। 1993 में ये अपना रिपोर्ट सौंपे थे और इस कार्य के लिए चलैया समिति जो टैक्स रिफॉर्म पे कार्य किए थे, इसके लिए इन्हें 2007 में पद्म विभूषण भी मिला था। राजा जे चलैया को 2007 में पद्म विभूषण दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण समिति है, आइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समिति में है आपका, जैसे जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला,
लिखते जाइएगा। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला, रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से, रेखी समिति। वही रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन से, रंगराजन समिति। मल्होत्रा समिति पूछता है बैंकिंग से, मल्होत्रा समिति बैंकिंग से, मल्होत्रा याद रखिएगा। गोईपिरिया बैंक में सुधार से, गोईपिरिया समिति। जबकि नरसिम्हम समिति जो है वो वित्तीय बैंकिंग से, नरसिम्हम समिति ये भी वित्तीय बैंकिंग से। भंडारी समिति के बारे में 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो भंडारी समिति जो है आपका ग्रामीण बैंक से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्गठन से। जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो हुआ था वो गरीबी के से हुआ था, गरीबी का नाप करने के लिए। तो ये सब जो है समितियाँ कुछ इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लड़कों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो क्रांति, भूरी क्रांति का जो संबंध है वो कोको उत्पादन से है। तो क्रांति के बारे में समझ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण क्रांतियों में हम देखेंगे तो हरित क्रांति आया था 1967-68 में, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए, और इसमें गेहूं की जो फसल थी उसमें वृद्धि हुई थी। वही श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से था। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। वही भूरी क्रांति जो है वो आपका कोको या इससे संबंधित है, उर्वरक से। जबकि आपकी पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का जो उत्पादन हुआ था, वो पीली क्रांति जो आई थी वो तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। वही रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध था। जबकि स्वर्ण क्रांति का संबंध जो था वो बागवानी से था, स्वर्ण क्रांति बागवानी से। काली क्रांति पेट्रोल से, काली जो क्रांति थी वो आपकी पेट्रोल से। चलिए, ये महत्वपूर्ण जो क्रांतियाँ हुई हैं कृषि के क्षेत्र में वो चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हॉट मनी से कहते हैं। इसमें पलायन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड मनी वो होती है जिसका दर काफ़ी ज़्यादा हो, और ये विदेश जिसका विकसित देशों के पास ये हार्ड मनी होती है। विकसित देशों की मनी को हार्ड मनी कहते हैं। सॉफ्ट मनी जिसका रेट बहुत कम हो और ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये सॉफ्ट मनी कहलाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य कौन अनुमोदित करता है? तो ये आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति गठन करती है। चलिए दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं इस तरह का वीडियो हर 1-2 दिन पे कोशिश करूँगा कि डाल दूँ। ठीक है, धन्यवाद।